उत्तराखंड मेरी और आपकी छाती और माटी, जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया। देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के हर गांव और हर घर में एक देवालय अवश्य होता है, लेकिन देवभूमि में मुख्य रूप से 5 धाम हैं: हरि का द्वार हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति विश्व में अद्भुत। उत्तराखंड में महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर देश की सुरक्षा के लिए बलिदान और त्याग किया। मगर इस देवभूमि के इस हालत के जिम्मेदार कौन? अगर आप छाती माटी के चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड में छाती और माटी से मैं ओंकार सिंह कोहली इस वक्त पे ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ से कि आप पीछे का नज़ारा देख के ये कह सकते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। बताने की मुझे जरूरत नहीं है, परिचय की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यानी कि महाकौतिक और साथ में आप सब जानते हैं, हर कोई जानता है उत्तराखंडी कि जो साथ में खड़े हैं, रतुड़ी जी हमारे साथ में हैं। और उनसे मैं कुछ बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पहाड़ियों के लिए हर जगह पे अपने जहाँ जरूरत पड़ती है उस तरीके की मदद करते हैं। और आज यहाँ जब कौतिक में आए हुए तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों हमारी सरकारें वो सब नहीं करती जो अकेले रतुड़ी जी कर रहे हैं? क्यों नहीं सरकारें हम जिनको चुनते हैं, क्यों नहीं वो जो जागती, क्यों आंखें बंद करके बैठी हुई है 24 साल होने के बाद? और उसके बाद हम यहाँ इतने बड़े मैदान में इतने सारे लोग एक साथ होते हैं, लेकिन पहाड़ की जब बात आती है, पहाड़ बचाओ की जब बात आती है, तब ना जाने हमारे ये लोग, हमारे ये जो पहाड़ी लोग हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो रतुड़ी जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कौतिक में इतनी जनता आई है, लेकिन जब मूल निवास की बात होती है, भू कानून की बात होती है या कुछ और मुद्दे होते हैं, तब ये हमारी जनता, आपको क्या लगता है क्यों नहीं वहाँ पे पहुँचती? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना समय निकाल के मुझे यहाँ पे बुलाया। जहाँ तक ये जनता के मुद्दों का मामला है, आपने मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे। कुछ हम लोगों की भी गलतियां हैं, लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जो चुनाव के समय तो वादे करते हैं, उसके बाद वादे पूरे नहीं करते। लेकिन मेरा जो कहना है, मैं यही कहूँगा कि हर आदमी की मदद करनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास बहुत सारी मतलब ऐसी, मैं ज़्यादातर मैं बहनों के बारे में बात करूंगा। जो बहनें मतलब स्पेशली जो विधवा महिलाएं हैं, जो बेरोजगार हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, ऊपर पहाड़ों में रहते हैं, उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। मैं किसी सरकार पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल सोशल वर्कर हूँ, अंतर्राष्ट्रीय समाज से ही हूँ। मैंने पिछले 23 सालों में 26,000 लोगों का रेस्क्यू किया है, दुनिया के कोने कोने से, चाहे बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, उत्तराखंडी हो, किसी भी राज्य को मैं फ्री कॉस्ट पे काम करता हूँ। लेकिन साथ में मैंने एक चीज़ ये देखी है, जब किसी होटलियर की डेथ हो जाती है तो उसको भारत सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिलती। और उस बहन की किसी के 2 बच्चे, 1 बच्चे, तो उसको पालने के लिए बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है जी। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार उन महिलाओं को पेंशन दे। 1500 रुपये पेंशन में कुछ नहीं होता है सर। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी लोग, जब आप वहाँ पे थे कॉर्नर पे, तो काफ़ी लोग, होटलियर लोग, और यहाँ तक हमारी एक मातृ शक्ति भी आपसे बात कर रही थी कि 1500 रुपये महीना मिल रहा है, उस 1500 महीने में क्या चलेगा। अब बात यहाँ भी आती है ना कि कहाँ हम लोग क्यों चुप रहते हैं, सरकार से क्यों नहीं आवाज़ उठाते, ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा आता है। और होटलियर की बात है तो होटलियर, जैसे आपने बोला, तो होटलियर के लिए हमारे उत्तराखंड सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, जब जाके, क्योंकि हमारे लोग जो है होटल लाइन में सबसे ज़्यादा है, पहाड़ के लोग हैं। तो आप क्या उसमें वो देना चाहेंगे कि मतलब अपना विचार कि सरकार जो है, जो होटलियर है, उनके लिए किस तरीके से नियम कानून बनाए और उनको रजिस्ट्रेशन करे, तब जाके उसे भेजे, या उनका ध्यान रखे कि कौन सा होटलियर आदमी कहाँ पे हमारा? आप क्या कहें? ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे उत्तराखंड को बने हुए 24 साल हो चुके हैं और अभी तक किसी भी होटलियर को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। ना ही सरकार की, अगर कोई सरकारी कर्मचारी मरता है तो उसकी पत्नी या उसकी बेटी, किसी को नौकरी मिल जाती है। लेकिन जब कोई
होटल में काम करने वाला व्यक्ति किसी की मौत हो जाती है विदेश में या स्वदेश में, उसको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है, कोई मदद नहीं मिलती। हाँ, अगर चुनाव का मामला हो गया तो सरकार उसको अमेरिका से भी यहाँ उठा के पैसे के अपने खर्च पे उसको यहाँ बुलाएगी, ये है। लेकिन सरकार को बहुत सारी चीज़ें, गंभीर मुद्दे हैं, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर, गवर्नमेंट मस्ट थिंक अबाउट इट। मेरा यही कहना है कि सरकार इन चीज़ों को सीरियस से, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, मैं हम भी बात किसी एक पार्टी की बात नहीं करते, yes. क्योंकि मैं भी बात करता हूँ उत्तराखंड में छाती माटी से, क्योंकि मैं छाती माटी की बात करता हूँ। मुझे नहीं बीजेपी से मतलब, मुझे नहीं कांग्रेस से मतलब, मुझे नहीं आम आदमी पार्टी से मतलब, मुझे नहीं यूकेडी से मतलब, मुझे है पहाड़ को दुरुस्त करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो वही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सत्यता वही। जी सर, क्योंकि जनता से नेता बनता है, नेता से जनता नहीं बनता। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, पार्षद हो, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, ये सब बनते हैं जनता के आशीर्वाद से। अगर आप जनता के मुद्दों को गौन कर दोगे, जनता के मुद्दों को ध्यान नहीं दोगे, तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हमारा उत्तराखंड, मैं खुद उत्तराखंड का हिस्सा हूँ, सब जानते हैं, जितने भी अभी चीफ मिनिस्टर बनते हैं सब मुझे जानते हैं। कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं जो मुझे नहीं जानता होगा, ना कोई विधायक ऐसा होगा तो जो मुझे नहीं जानता उत्तराखंड में 70 विधायक। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए कुर्बानियां दी, क्या उनके किसी परिवार के सदस्य कोई आज तक एमपी बना जिसने कुर्बानियां दी? कोई विधायक बना? कोई नहीं बना। तो ये दुर्भाग्य है। हम चाहते हैं, हमारा छोटा सा उत्तराखंड है, इसमें हर व्यक्ति के पास रोजगार होना चाहिए। एक परिवार, हर एक सरकारी, जो भी उत्तराखंड में जितने भी परिवार हैं, हर एक परिवार में एक व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी होना जरूरी है। जो विधवा महिलाएं हैं, विधवा महिलाओं के लिए पेंशन होनी चाहिए 15,000 10,000 तक, ताकि सर्वाइव कर सके। और जो विधवा महिलाएं अगर उनका पति विदेश में काम कर रहा है, किसी होटल में काम करता है, और किसी उनके पति की डेथ हो जाती है और वो पत्नी अकेली है, वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उस मैडम को, यानी जो विधवा हो गई है, उसका अभी सुहाग उजड़ गया, तो हाँ, उस बहन को सरकार की तरफ से पैसे मिलने चाहिए। और उसके जो छोटे छोटे बच्चे, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते तब तक शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए उसके, ताकि, क्योंकि अगर कोई महिला, किसी का पति की डेथ हो गई, होटल इंडस्ट्री या कहीं है, और पहाड़ में रहती है, वो कैसे जीवन बसर करेगी बच्चे के लिए? कोई रोजगार का साधन तो है नहीं, उसको फिर दोबारा यहाँ आना पड़ेगा, देहरादून में या ऋषिकेश जाना पड़ेगा, अपने बच्चे की जीविका के लिए आना पड़ेगा। तो तब इसका प्लान का भी एक मुख्य कारण है। हमारे जितना नेता ऊपर क्यों नहीं रहते पहाड़ में? इनको क्यों इनके घर दिल्ली में है, क्यों देहरादून में, ये क्यों पहाड़ में घर नहीं बनाते? और अगर कोई महिला पहाड़ में रहती है बच्चों के साथ, उसका पति नहीं है, घास काटने जाती है, उधर बाघ बैठा हुआ है, उधर बाघ बैठा हुआ है, इधर लोग, तो ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं, क्योंकि मेरे पास हजारों मैसेज है, आप मेरा मोबाइल में देखिए, हजारों, कितनी बहनें मुझे प्यार करती हैं। आपने देखा कल 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री को इतनी सेल्फी नहीं है जितनी मेरी हुई है। मुझे खुद नहीं पब्लिक जानती है, हमारा पहाड़ी जानता है रतुड़ी जी कौन है, और वो उनको जरूरत नहीं है, वो तो बस बाय फेस सामने से ही पहचान लेते हैं ये रतुड़ी जी। सबसे बड़ी बात, मैं डंके की चोट पे बात करता हूँ। मेरा किसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं जो बात कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए, जो महिलाएं, स्पेशली जो विधवा महिलाएं हैं, विकलांग हैं, जो हैंडीकैप्ड है, जिनके जिनकी आंखें नहीं है, ऐसे लोगों को मदद मिलनी चाहिए। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, किसी की भी सरकार हो, आपका 70 विधायक है ना, 70 विधायक की सैलरी में से कटौती कर दो। विधायक को किसने बनाया? जनता ने बनाया। तो सरकार को चाहिए कि अगर तुम्हारे पास इतना फंड नहीं है, आप हर एक विधायक और सांसद के जेब से कटौती करें, उनकी सैलरी में से कटौती करें और उन महिलाओं को दें जिनको जरूरत है, और ताकि वो वहाँ से बाहर के लिए प्रवास ना कर पाए। जी, बड़ा मुद्दा है। क्योंकि प्लान होगा सर, हर एक प्रधान बनता है और सोचता कि मैं विधायक बनूं, विधायक सोचता मैं मंत्री बनूं, मंत्री सोचता मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, चीफ मिनिस्टर सोचता मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो एक सामान्य व्यक्ति क्यों ना सोचे? बिल्कुल सही बात है। एक लड़की नर्स तो वो भी सोचती कि मैं MBBS बनूं, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए होता है ट्रेनिंग के लिए। एक पायलट बनाने के लिए भी 1 करोड़ रुपए लगता है आज की डेट में। तो हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, बहुत खूबसूरत है। मैं इसमें रहा हूँ खटीमा कांड में, मसूरी में, आपके जो खुद ये क्या नाम है, भगत सिंह कोश्यारी, हम एक को जानता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि कोई दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, कोई ऐसा नहीं मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं क्योंकि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, कोई मेरे उत्तराखंड की माताओं बहनों या होटलियर पर उंगली उठाता है, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, चाहे
चाहे वो अमेरिका में हो चाहे जापान में हो, मैं कहीं भी जाता हूँ। नहीं, यही तो खासियत है आपकी, जो कि आज जो है उत्तराखंड का, चाहे वो दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, अमृतसर में हो, चीन में हो, जापान में हो, वो जो है रतूड़ी जी को जानते हैं। कारण यही है, सबसे बड़ी बात है कि आपने जो है उन लोगों को निस्वार्थ भावना से हर वक्त अपना योगदान दिया, जिस भी रूप में उनको चाहिए था। और दूसरी बात रतूड़ी जी, जो मुझे लगता है कि हम बोलते हैं मैं पहाड़ी छो, एक वर्ड बोल रहा हम कि मैं पहाड़ी छो, पहाड़ी कख बिड़ी छो, मैं तो बहराई छो। असली पहाड़ी तो वो छन जो आज भी वो पाखों पर राणा छन, असली पहाड़ी वो छन। तो वे पर क्या बोलता है? हाँ बिल्कुल विचार करो। अगर इस चैनल के माध्यम से हमारे सोए हुए नेता जाग जाएं, जो कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं, हाँ वो तब जागते हैं जब उनकी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, जिनके लिए 5 मिनट के अंदर विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है, मैं उन कुंभकर्ण नेताओं को बोल देना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी को, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मेरा पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, इज्जत के साथ में, विनम्रता के साथ में। मैं उनको कह देना चाहता हूँ, अगर आपको प्लान को रोकना है तो सबसे पहले जो पहाड़ में रहते हैं, जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जो बहुत सारी उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, उन महिलाओं के लिए कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, कोई महिला उधर पढ़ रही है या जिनके बच्चे पहाड़ में पढ़ते हैं, आप उनकी फीस में कटौती कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, सच्चाई यही है। उसमें उनके लिए, जो लोग पहाड़ में बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए टैक्स फ्री करें, टैक्स कम करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ की तरफ मूव करें। तो वहाँ बड़े इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगेंगी, उनको लगेगा मुझे टैक्स को इतना, सरकार को इतना टैक्स नहीं देना है, तो लोग उधर जाएंगे। जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं, उनको पेंशन इतनी अच्छी करो कि उन्हें नीचे आने की दिक्कत ना हो। मेडिकल के लिए जो बच्चा पढ़ना चाहता है पहाड़ में, विश्वविद्यालय में, उनके लिए 30% तक की जो स्कूल की जो फीस है उसको कम करो, ताकि लोग कहेंगे, हाँ कंपेयर करेंगे ना, देहरादून में जाना है, पहाड़ में रहना है, कहेंगे पहाड़ में भी वही सुविधा मिल रही है देहरादून में, तो क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे पढ़ने के लिए, पहाड़ में जाएंगे। तो गवर्नमेंट को जो चेक सिर्फ कटौती करनी है, दवाइयों में, एजुकेशन में, फीस में, इसमें अगर ये कम करेंगे तो कोई भी आदमी नीचे नहीं आएगा। और जो आदमी पहाड़ के होटलों में नौकरी करना चाहता है, उनके लिए भी सब्सिडी यानी छूट होनी चाहिए, तो प्लान रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा प्लान? अगर प्लान का मुख्य कारण ये होता है कि जनता को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। नेता में लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं, क्रिकेट में क्यों जाते हैं, आप मुझे बताइए। मकसद यही है कि सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लोगों का बेवकूफ़ बनाना है, बस बड़े बड़े वादे करने हैं। नक्शों में सड़कें मिलती है, लेकिन रियल लाइफ में सड़क मिलती है कहीं नहीं। अस्पताल नक्शों में, रियल लाइफ में अस्पताल है। मैं 2022 में, सर आपको पता होगा कि मैं 2022 में काफ़ी जगह घुमा हूँ। हकीकत में ऐसी रोडें पाई मैंने, जिसमें मैं खुद विजिट करने गया, मुझे लग रहा था कि शाम को घर पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। ये गांव की सड़कों की हालत है। तो मतलब जब हमें ये लग सकता है, और मेरे ख्याल से जब लगता है, तो उस समय क्यों नहीं हम दुरुस्त करते उसको। मेरा एक ही बात कहना है सरकार से भी, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन वो जो हर बात पे अपने आका को आके लेके आते हैं, उनको अपने आकाओं की नहीं सुननी चाहिए, अपने दिमाग, अपने विवेक का परिचय देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को खुद के फैसले लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे आकाओं की वजह से मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ तो मैं उन्हीं की तारीफ करूं। आप इस जनता की तारीफ करो, आपके आकाओं को बनाने वाली ये जनता है, कोई भी है। किसी भी मुख्यमंत्री को देख लो, किसी भी नेता को देखो, अपने आकाओं को खुश करने में लगा रहता है। जनता खुश होना हो, उसकी कुर्सी बची रहे, बस यही चाहिए। तो हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनके परिवारों को आज तक किसी तरीके से कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली है। अभी रतूड़ जी, आपको क्या लगता है कि 24 साल, मैंने वही बोला, इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, पार्टीवाद पे तो बात मैं भी नहीं करता। 24 साल होने के बाद भी आज भी हमारे लोग सड़कों पे नारे लगा रहे हैं। मतलब बड़ा सोच के बोलना पड़ रहा है मुझे कि 24 साल के बाद भी हमारा उत्तराखंडी आज बोल रहा है, मुझे भू कानून दो, मुझे मूल निवास दो। मूल निवास उन लोगों को दिया जा रहा है जो सन 2000 में वहाँ पे आए। तो क्या हम पहाड़ियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है? सवाल ये भी उठता है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है? नहीं, पहाड़ी लोगों का अस्तित्व तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ी तो एक ऐसा शेर है जो जहाँ भी जाता है दहाड़ मारता है। हाँ, हमारे पहाड़ियों को थोड़ा सा ज़रूरत है सरकार की तरफ से मदद मिले। मेरे पहाड़ी बहुत भोले भाले हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे होते हैं, किसी के बहकावे में भी जल्दी आ जाते हैं। मेरे पहाड़ी जो है, उनको ये नहीं पता कि कैसे
बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों का, कैसे झूठ बोलना है। तो हमारे पहाड़ी बहुत सीधे हैं, लेकिन क्या है कि सरकार की तरफ से उनको किसी तरीके की मदद नहीं मिल पाती, ये दुर्भाग्य है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे लोग जागेंगे, हमारी पहाड़ की जनता जागेगी। और बाकी रही आंदोलन करना, तो आंदोलन तो एक हिस्सा है, इंसान का अधिकार है। आंदोलन करना एक जनता का अधिकार है, आंदोलन करना। जी जो हमारा पहाड़िया आज भी बात उसकी नहीं हो रही है आंदोलनों के। आंदोलन तो देखो होना जरूरी है, जब तक इंसान रहेगा, कहते घर में बर्तन होंगे तो खटकेंगे खटकेंगे, वो चीज़ें हमारे पहाड़ के अंदर आंदोलन सब कुछ होना जरूरी है। लेकिन आज भी हम भू कानून, मूल निवास की बात कर रहे हैं। आज जिस मर्जी को मूल निवास दिया जा रहा है, वहाँ पे हमारी ज़मीनें बिक रही हैं। अभी मैं फिलहाल किसी ग्रुप में देख रहा हूँ कि हकीकत में गांव का गांव, आप अगर जानते हो मलेथा, मलेथा के पास एक दारू की फैक्ट्री लगी। उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे पूरा ज़मीन को कब्जाया जा रहा है। भाइयों को लड़ा भिड़ा के उल्टा सीधा बोल के कि उसने बेच दी तो भी बेच दे, इस तरीके से। लेकिन कहाँ पे सोई हुई है सरकार, क्यों नहीं वो प्रशासन ध्यान देता जिनको वहाँ रखा गया है? तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि सरकार को या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं उन चीज़ों के लिए, उनको किस तरीके से अपने पहाड़ को बचाने की पहल करनी चाहिए गांव वालों के साथ? देखिए, आपका बहुत सुंदर सवाल है। भू कानून आना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल की तर्ज पे, जैसे हिमाचल में इधर क्या हो रहा है कि नेता लोग जो है ना, देश का रक्षक ही भक्षक है। बड़े बड़े जो नेता हैं, पूंजीपति, उन्होंने बाहर के लोगों को जमीनें बेच दिया औने पौने दाम में, और वो अपने ही लोगों को बसा रहे हैं, चाहे किसी विशेष समुदाय के लोग हों। मेरा उत्तराखंड आज से 10 साल पहले पीछे जाओ, कहीं इतने ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होते थे, इतने कहीं कोई आके मतलब इस तरह की गंदगी नहीं थी जितनी आज मेरे उत्तराखंड में है। पहले नहीं था इतना। जो उत्तराखंड यानी देवभूमि, लैंड ऑफ द गॉड है। लेकिन लोगों ने क्या किया, आप देखिए, इसमें अगर सरकार को ये नहीं पता कि कितने बाहर के लोग इधर आके बस गए, किसी का कोई आधार कार्ड नहीं है उनको। और कोई भी आदमी अगर बाहर का व्यक्ति राज्य के अंदर घुसता है, राज्य का पहला मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जैसे देश का सर्वप्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऐसे राज्य का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि बाहर के आदमी आ रहे हैं यहाँ बस रहे हैं, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, और बहुत सारे सरकारी नौकरी हमारे उत्तराखंडी को नहीं मिल रही है, बाहर के लोगों को मिल रही है। कोई प्रेम बाबू है, प्रेम बाबू के बच्चों को नौकरी मिल रही है, तब तक दूसरे को नौकरी मिल। तो जो गरीब हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास अप्रोच नहीं है, उनके पास वास्ता नहीं है, तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती। और भू कानून में, आपने भू कानून के बारे में पूछा, तो मैं कहूँगा कि भू कानून बहुत जल्दी होना चाहिए, वरना हमारा जो उत्तराखंड है प्यारा सा है, बहुत आने वाले समय में बहुत इसका जो परिणाम है बहुत भयानक होंगे। और गुंडा राज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड में, ड्रग्स माफिया है, हर एक चीज़ यहाँ पे अपने पैर पसार लिया यहाँ पे। और जहाँ पे लोग पहले के ताला भी नहीं लगाते घर में, आज घरों में ताला लगाना पड़ता है। बिल्कुल, संगला तक लोग कहते थे कि संगल होती थी जी, वो संगल भी कई लोग लगाते थे, कई नहीं लगाते थे जी, अदरवाइज वो खुले ही रहते थे जी। ये सच कहा आपने जी। कि पुराने टाइम की अगर उत्तराखंड देवभूमि की बात की जाए तो हकीकत में वो ओपन थे एक दूसरे के लिए, और एक विश्वास था एक दूसरे का, आस पड़ोस का। मुझे दुख होता है कि अगर किसी एक और बड़ा मुश्किल हमारे पहाड़ में रहने वालों को, बाघ आपने देखा होगा, आए दिन बाघ किसी न किसी बच्चों को लेके जाता है। सरकार की तरफ से उसे क्या मदद मिलती है? क्या उसके परिवार को कोई वन विभाग में नौकरी मिली, या उसको कोई पैसे मिले? कुछ मिला? कुछ नहीं मिलता। हाँ, किसी बड़े अधिकारी का बेटा मर जाए तो बड़े से बड़े नेता उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी का बच्चा मरता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है सर, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले भू कानून बनेगा तो हमारे लोग, अपने राज्य के लोग ही जमीन खरीदेंगे, बाहर का कोई नहीं आएगा। बाहर के गुंडे आ रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, वही रहा है कि बाहर के लोग आ रहे हैं। अब वो मैंने बोला कि वहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपके भाई ने तो बेच दी हमको, और उसी बहाने दूसरे भाई को, जो कमजोर भाई है, उसको दबा के उससे ले लिया। इसी तरीके से वो कब्जाया जा रहा है धीरे धीरे। क्या सरकारें सोई हुई है? मतलब खुद लोग कंफ्यूज हो रहे हैं गांव के कि ये कैसे प्रस्ताव पास करके लेके आए हैं, तब जाके क्या जमीन ले रहे हैं। तो ये मतलब अनभिज्ञता है हमारे पहाड़ियों की। भोले हैं, जो आपने कहा सत्यता यही है, भोले हैं, बहुत जल्दी हम लोग बहकावे में भी आ जाते हैं। किसी ने बोला यार हमें यहाँ पे रहने के लिए दे दे, तो वो रहने को दे भी देता। तो ये जो बातें हैं ये अक्सर होती जा रही है, लेकिन हमारी पहाड़ी को हकीकत में नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। अब जो बात आती है कि देखो यहाँ पे मैं तो यही कहूँगा, आज महाकौथिग में हूँ मैं, और पहाड़ का हर व्यक्ति जो दिल्ली एनसीआर में रहता है
वो शायद ही ऐसा होगा कि जो इस कौथिग में नहीं मौजूद होता। लेकिन आप इस जगह पे आते क्यों, ये सवाल जरूर करूंगा आपसे। क्योंकि आपने घर छोड़ दिए, क्योंकि आप कहते हो दाल लेने के लिए। किसके लिए दाल ले रहे हो? 1 किलो दाल ले रहे हो, लेकिन जो पहाड़ में उगा रहा है उसकी दाल ले रहे हो और उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते। ये हमारी गलतियां हैं। इसलिए जैसे रतुड़ी जी बाहर रहते हुए हर व्यक्ति को वो नहीं देखते, टिहरी का, पौड़ी का, चंबा का, चंपावत का या पिथौरागढ़ का, वो कहीं का नहीं देखते। वो देखते इंडियन पहले। दूसरी बात, पहाड़ी उत्तराखंडी हमारा, तो वो वहाँ पे निस्वार्थ भावना से जो सहयोग कर रहे हैं, उसी तरीके से हम दिल्ली एनसीआर या जहाँ भी शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको पहाड़ के उन लोगों के लिए सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके वो वहीं पे रुकेंगे। आपका क्या मानना है इस पे? जो मैंने बात कही, क्या वो ठीक लगती है? मैं खुले शब्द में इसलिए बोल दिया कि ताकि आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपका विचार क्या है इस पे। जैसे कि पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं उनका सामान तो हम यहाँ बेच रहे हैं, लेकिन हम 1 किलो 2 किलो ले रहे हैं। उसके बाद बोलते हम तो कौथिग गए थे, लेकिन अपने पहाड़ के घरों को त्याग दिया। अपने सुनो, उसके बाद यहाँ जो दालें लेके आए हैं, दुकानें पे लगी हुई हैं, जो लोग कर रहे हैं, या तो मीडिएटर है या तो हकीकत में कृषक है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। उनको जब हम 1-8 किलो ले रहे हैं तो उनका सहयोग कहाँ कर पा रहे हैं? उस तरीके से हमें उसका सहयोग करना चाहिए। वो उस पर मैं आपको पूछ रहा हूँ। देखिए सर, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जितनी भी सारी चीज़ों को एक ही बात है, बेरोजगारी मेन। अगर व्यक्ति सक्षम है, अगर आपके पास पॉकेट में पैसा है तो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। पैसा नहीं है तो कहीं भी नहीं जा सकता। तो और आप कहते हैं कि अगर बार सरकार एक ही आती है, किसी भी पार्टी की सरकार होती है, हमारी टिहरी के MP है, मैंने कितनी बार उनकी क्लास ली है, उनका PA नेगी है, उनके क्षेत्र की एक लड़की है, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनके घर में देखने कोई नहीं आया, ना MP आया, ना विधायक आया। अभी मैं कल मैंने डेड बॉडी भेजी थी, कल मैंने एक डेड बॉडी भेजी उत्तराखंडी होटलियर की। उसका नाम है प्रीतम लाल। जैसे जॉर्जिया में 10 लोग मरे थे, 7 पंजाबी लड़के, 3 पंजाबी लड़कियां, 1 उत्तराखंड का, 1 जॉर्जिया की। तो उसकी डेड बॉडी मैंने कल भेजा। एम्बुलेंस के भी मैंने पैसे दे दिए। वो गरीब परिवार है। मुझे एक बात कर रहा हूँ मैं, तो अब उसके परिवार में छोटा सा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा और 7 साल की बेटी। अब उसको कैसे पढ़ाओगे? उसके लिए तो सरकार को ही देखना पड़ेगा। सरकार को ही उसको तय करना पड़ेगा कि हमारा ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ पाए। लेकिन हमारे उत्तराखंड की जनता भी इसमें दोषी है। उन लोगों को सोच समझ के व्यक्ति चुनना चाहिए, चाहे वो गरीब आदमी है। लोगों को भेड़ चाल नजर आती है। अमीर है तो अमीर के पीछे एक कलाकार आएगा ना, एक कोई भी कलाकार आएगा, चाहे वो फिल्मों में नशा परोसता है, लेकिन इधर आएगा ना, सब उसके साथ जाएंगे। मैं आपकी बात से भेड़ चाल में लोग ज्यादा, भेड़ चाल में बदलना पड़ेगा। व्यक्ति को, अच्छे लोगों को आगे लाइए, ताकि लोग, क्योंकि आपको पता है जब तक आप सरकार में नहीं आते तब तक आपको अच्छा काम कर भी नहीं सकते आगे, क्योंकि पावर होना जरूरी है। आपके पास पावर नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। पावर है तो गलत आदमी को भी लोग जेल में डाल देते हैं, पत्रकारों को जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। तो बहुत सारी ऐसी समस्या है सर। कुल मिला के ये कि मेरा उत्तराखंड बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि किसी की भी सरकार आए अच्छे से काम करे, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए। होटलियर का मुद्दे पे मैं फिर बात कर रहा हूँ, उनके लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, उनका 8 से 10 घंटे की ड्यूटी हो, हफ्ते में छुट्टी हो, कोई मर जाए तो उसके लिए कम से कम इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, 20 लाख तक इंश्योरेंस मिलना चाहिए, ताकि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा सके। नहीं है किसी की वाइफ पढ़ी लिखी, तब क्या करोगे? और नहीं है रोजगार का साधन पहाड़ में, फिर किधर जाओगे? आप भी बताओ, एक पत्रकार है तो आप मुझे बताइए। सही कही आपने। जब तक उसको जो है कोई संरक्षक ना मिले ढंग का, प्रॉपर तरीके से। जो लड़की विधवा होती है ना, उसको पूछो। हाँ, उसको पूछो कौन है, पैसे नहीं है, कहाँ जाएगी? ये बहुत सारे मुद्दे हैं सर। तो मैं इस चीज़ को लेके भी आपके जो आपका चैनल है उसके माध्यम से सरकार तक बात रखना चाहता हूँ। अब मेरे से तो, मैं तो इतनी मुल्कों में, कितना 97 कंट्रीज़ में मैं जा चुका हूँ, 26,000 लोगों को मैं रेस्क्यू कर चुका हूँ। बांग्लादेश से लेके, फिलीपीन से लेके, इंडियन तो कहीं हर स्टेट के लोग हैं। कितनी डेड बॉडी में बेचो अपने पैसे से।
लोग मेरा आंकड़ा लगाते थे 15-16 करोड़ रुपए लोगों पे खर्च किया। मेरी कंपनी है, मेरा लिमिटेड कंपनी है। मेरे पास भी 190 लड़कियां काम करती है, 60 लड़के काम करते हैं, 13 ड्राइवर काम करते हैं। मेरे उत्तराखंड के बहुत से लोग जो फंस जाते हैं, मैं उनका पेपर लीगल करके मैं अपनी कंपनी में जॉब देता हूँ। तो मेरे परमात्मा ने मुझे दिया, तो अगर प्रभु मुझे दे रहे तो मैं लोगों पे खर्च करता हूँ। दारू नहीं है, बीड़ी नहीं है, चाय नहीं है, सिगरेट नहीं, क्या ब्रह्मचारी जीवन है। आज है नहीं है। बहुत जबरदस्त। रोशन रतूड़ी जी, आपका स्पेशल आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से लोगों को ये संदेश पहुंचाया। जो बातें हुई अभी, मेरा उद्देश्य यही था। होता क्या है कि लोगों की, जो आपने कहा कि भेड़ चाल, माइंड मत कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जो बात कर रहा हूँ मैं अपने पे आंकता हूँ, मैं अपने आप पे आंकता हूँ। हाँ, अपने आप पे इसलिए आंकता हूँ कि रोशन रतूड़ी जी को ऐसा कोई नहीं है, नहीं जानता। लेकिन भेड़ चाल वाली बात बोलो, माइंड मत कीजिएगा। लेकिन रोशन रतूड़ी जी के आवाज से आप में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए मैं आपको स्पेशली बुला के लाया हूं। क्योंकि आप जो है, जैसे कि अभी सर ने सीधा बोला, रतूड़ी जी ने, कि एक बहुत अच्छा गायक आ गया, मतलब जो चल रहा है उसी को चला रहे हो आप। नए को तो मौका ही नहीं देना चाह रहे आप। एक नए व्यक्ति को तो आजमाना नहीं चाह रहे, चाहे राजनीति हो, चाहे गायकी हो, चाहे वो तबला वादक हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो एक के बाद एक वही बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज भी मैं एक और बात भी कहूँगा इससे, जैसे कि पहाड़ में भी कौथिक होने लग गए हैं, लेकिन वो कौथिक कौन कर रहे हैं? जो दिल्ली एनसीआर में, अमृतसर में, इन जगहों पे कौथिक कर रहे। क्यों नहीं पहाड़ी कौथिक करता? तो यही भेड़ चाल है, जो मतलब मौका ही नहीं दे पा रहे हम किसी और को कि वो भी आगे बढ़े और अपने क्षेत्र में वो भी कामयाब। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ। जब मैं कल इधर आया, मैंने देखा, मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं इतनी दुनिया गया, लेकिन मुझे इतनी पब्लिक मिली। देखो आप, जहाँ तक मेरी नजर जाती है पूरा उत्तराखंडी लोग हैं। इनको कोई कुछ मदद करे ना करे, लेकिन अपनी बोली भाषा के लिए, लोगों की मदद के लिए पूरा उत्तराखंड इकट्ठा है। बिल्कुल, पूरा उत्तराखंड आप देख सकते हैं। और यहाँ खाने के जो लोगों ने मुझे अपने अपने अलग अलग स्टॉल पे बुलाया और अपना खाना मुझे खिलाया, टेस्ट करवाया। मैंने खाना खाया, मंडवे का वो मोमो, मंडवे का चाउमीन। अरे भाई, वो क्या मेरे होटलरों के सामने तो कोई चाइनीज, मैं किसी को भी मैं चैलेंज किया, मैं स्टेज से। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ पर बहुत भिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए हैं खाने के। उन्होंने अपने उत्तराखंड के खाने को इतना बढ़ावा दिया है। अगर आप, मैंने कभी बीच में मैं कहीं खाना गया था, यहाँ पे कोई था सर, आपने स्टॉल लगाया था किसी ने, तो मंडवे का मोमो, क्या बात है। मंडवे के मोमो को और आप चाइनीज मोमो को एक साथ में रखेंगे तो दुनिया में कोई भी डॉक्टर लेके आ जाओ, सबसे पहले यही कहेगा कि आप मंडवे का मोमो खाओ। ये आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर डॉक्टर बैठा हो, मैं उसको चैलेंज करता हूँ इस मामले में कि मंडवे के मोमो को और चाइनीज मोमो को इकट्ठे मिलाओ और उसका एक्सपेरिमेंट करो पब्लिक के सामने। आपको लगेगा कि उत्तराखंड का मोमो जो मंडवे से बना हुआ है, मंडवे का चाउमीन, ये आप लोगों की जो पहचान आपने दिलाई ना, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने स्टेज से चैलेंज किया कि एक डॉक्टर को लेके आओ, MBBS डॉक्टर, जिसके 5 साल की डिग्री होती है, जैसे पायलट में, आके दिखाओ मंडवे का मोमो। उन्होंने मुझे सबने खिलाया। कल भी मुझे लोगों ने पकड़ के 2.5 घंटे तक लोग फोटो लेते थे वहाँ पे, मैं जब के। तो मंडवे का जो खाना है आपके शरीर के लिए, जो भी उत्तराखंड के जितना भी अनाज है जो उत्तराखंड में पैदा होता है, उत्तराखंड के जितने खाना है, जो भी स्वादिष्ट व्यंजन उत्तराखंड के खाने से बनते हैं अनाज से, वो सब पौष्टिक है। लेकिन अगर सरकार हमारे होटल वालों को थोड़ा उनको प्रोत्साहन करे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे उत्तराखंड का खाना फेमस हो सकता है। हम देखो चाइनीज़ खा रहे हैं, चाइनीज़ आइटम ये ले लो वो ले लो, चाहे 2 दिन बाद खत्म, गारंटी नहीं है। जी रतूड़ी जी, मैं आपको बताऊं, ये सब इसमें सारे होटलेस लोग होंगे। मैं आपको बताऊं, अभी सामने मैं जा रहा था, जब मैं आपको लेने के लिए जा रहा था, तो मैं निकलते देखा यहाँ पे लिट्टी चोखा, मतलब कि बिहार को लिट्टी चोखा गली गली मारा बारा कौथिक माँ भी चनू छू। पर हमारू बाड़ी झंगोरू हमारू जो पुराना जो व्यंजन था, जो मिलेट्स छन, वो आज भी प्रॉपर तरीके से नहीं चला, अभी मैदान में जाए बोले जाओ। आपने बहुत बड़ी बात। और मैंने झोंगोरे का सूप पिलाया सर इन्होंने मुझे, जो मंडवे का
मंडवे का मोमो खिलाया तो बहुत सारी महिलाएं जो मुझे जानती है बहुत आशीर्वाद दिया, पकड़ पकड़ के खिलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार सर मैंने कुछ झोंगोरे का सूप कुछ बनाया, उन्होंने मंडवे का मोमो खाया, उन्होंने इतनी अच्छी पैकिंग करी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड किसी से पीछे नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए। मेरे होटलियर्स को, मेरे होटलियर और जो नॉन होटलियर्स है जितने भी विदेशों में हैं, सरकार को इनका धन्यवाद करना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार हो, क्यों धन्यवाद करना चाहिए? क्यों? इतने लोग अगर यहाँ होते तो नौकरी देनी पड़ती ना। आज तक किसी होटलियर को किसी भी सरकार ने मदद नहीं किया। एक सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, किसी ने भी एक भी होटलियर का एक भी सरकार का नाम बताओ जिसने होटलियर की मदद। कोई भी सरकार आई हिंदुस्तान में ऐसा तो नहीं। अपने दम पे जापान जा रहा है, या अपने दम पे अमेरिका जा रहा है, या अपने दम पे स्विट्जरलैंड जा रहा है। विधायक तो जनता के पैसे पे घूमते ना, थाईलैंड जाते हैं घूमने के लिए। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों को थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा फाइनेंस चाहिए, सपोर्ट करो इन लोगों को। कंपनी इनके रोज कुछ ना कुछ फेस्टिवल करो और अपने खाने के लिए बड़े बड़े लोगों को बुलाओ कि हमारा खाना भी, और हमारे उत्तराखंड का खाना जो है ना मेनू में आना चाहिए। मंडवे का मोमो तो कैसे पहचान मिलेगी? सरकार को तो खजाना भरता जा रहा है, जिसकी भी सरकार आती है, खनन माफिया। और जो शराब का एक बहुत बड़ा अड्डा है यहाँ हमारे उत्तराखंड में, आपको पता है उत्तराखंड में एक साल में कितना 1000 करोड़ रुपए शराब से आता है? वो पैसा कहाँ जाता है? किसी की भी पार्टी आती है 5 साल वो खाती है, 5 साल वो खाती है। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा तुम्हारा समय भरने वाला है, अच्छा काम कीजिए, जनता के हितों की बात कीजिए, जनता की भलाई की बात कीजिए और हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। सबका भला हो, सबका विकास हो, यही मैं कहूँगा। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन रतूड़ी जी, शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।